ये जो दिल्ली गवर्नमेंट है इसके कानों में ये बात पहुंचे और हमें देखना यह है कि क्या दिल्ली सरकार इस मामले में कोई एक्शन लेगी, क्या इस हॉस्पिटल के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत सारे अस्पतालों को फ्री में ज़मीन दी है और उसके बदले उन्होंने अस्पतालों को सिर्फ इतना कहा है कि आप EWS कैटेगरी के पेशेंट्स को फ्री में 25। तो साथियों, आज मैं एक ऐसी घटना का जिक्र करूंगा जिसको सुनकर आपके दिलो दिमाग की नसें हिल जाएंगी। अक्सर आपने सुना होगा कि निजी अस्पताल किस प्रकार जनता से लूट खसोट करते हैं। लूट खसोट का बिजनेस वे लोग चलाते हैं। लेकिन आज मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा हूं वो मेरे खुद के अनुभव पर उतारी गई घटना है, मेरे साथ में खुद घटी घटना है। और 15 जुलाई को रात को 1 बजे मुझे बहुत ही भयंकर पेट में दर्द हुआ, जिसके कारण मुझे सेक्टर 19 सरोज हॉस्पिटल जो कि रोहिणी जेल रोड पर स्थित है वहाँ जाना पड़ा। और मैं रात को गया तो इमरजेंसी वार्ड में मुझे उन्होंने ट्रीटमेंट दिया और जो ट्रीटमेंट देने के बाद मुझे आराम पड़ गया। लेकिन जो डॉक्टर था इमरजेंसी वार्ड का, वो लगातार एक ही बात किया जा रहा था कि स्टोन या अपेंडिक्स का दर्द हो सकता है, स्टोन या अपेंडिक्स दर्द हो सकता है। यह बात सुनकर हम लोग थोड़ा सा भयभीत माहौल में थे, जिसके कारण हमने निर्णय किया कि एडमिट हुआ जाए ताकि इसका पूरा डायग्नोज हो सके और उससे एक निर्णय पर पहुंच सके कि आखिर बीमारी क्या है। जब काउंटर पर एडमिट होने के लिए डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के लिए गए तो वहां पर काउंटर पर उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने बोला कि आपको 20,000 रुपये एडवांस में जमा करने पड़ेंगे। साथियों, हमारे पास HDFC एर्गो की कैशलेस मेडिक्लेम पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत हमें किसी भी हॉस्पिटल में जो कि उसके पैनल पर है वहाँ पर मुफ्त में इलाज कराने की सुविधा मुहैया है। लेकिन जब अस्पताल ने 20,000 रुपये मांगे तब हमने उनसे यही कहा कि हमारे पास कैशलेस पॉलिसी है और इसके अंतर्गत हमें कुछ भी पैसा जमा नहीं कराना चाहिए। लेकिन वो बोले कि नहीं, आपको 20,000 रुपये जमा कराने होंगे। और इस 20,000 रुपये में उन्होंने बताया कि 5,000 रुपये PPE किट के हैं, जो कि अगर ऑपरेशन होता है तो उसमें लगेंगे और वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। 2,000 रुपये उन्होंने बताया कि एडिशनल चार्ज है कोरोना वायरस पीरियड के लिए, वो भी आपको ना तो आपको मेडिक्लेम में मिलेंगे और ना आपको वापस मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 800 रुपये पर डे का रूम चार्ज आपको एडिशनल देना पड़ेगा, जो कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी और जो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग चार्ज करेंगे उसके अलावा है ये 800 रुपये पर डे का चार्ज। तो काफ़ी अनुग्रह और आग्रह के बाद उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, 15,000 रुपये आप जमा कर दीजिए, इससे कम नहीं होगा। हमने कहा भाई 15,000 रुपये का इंतजाम हमारे पास अभी नहीं है, हमारे पास सिर्फ अभी 10,000 रुपये हैं। तो उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये आप जमा कर दीजिए अभी और 5,000 रुपये आप सुबह 8 बजे से पहले जमा करा दीजिएगा। शर्त के आधार पर उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया और उसके बाद मुझे बिना मुझसे पूछे या मेरे अटेंडेंट से बगैर पूछे मुझे ICU में सीधे भर्ती कर दिया गया। और ICU वार्ड के बारे में मैंने पूछा डॉक्टर से, जो मेरे को उसी समय विजिट करने आया था इमरजेंसी वार्ड का डॉक्टर। तो मैंने उससे कहा कि ये तो ICU वार्ड है। तो उसने कहा कि ये आपको जब तक आपका कोरोना टेस्ट नहीं हो जाता है तब तक आपको ICU वार्ड में रखा जाएगा। तो मैंने उससे कहा कि सर ICU में तो बहुत ही गंभीर बीमारी वाले लोगों को रखा जाता है और जो इक्विपमेंट्स हैं उस ICU वार्ड के वो उस पर जो है अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन मेरे ऊपर तो कोई ऐसा इक्विपमेंट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं और मैं बिल्कुल ही नॉर्मल फील कर रहा हूँ, तो मुझे ICU वार्ड की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि आपको जो है 2,500 रुपये कोरोना टेस्ट के लिए जमा करने पड़ेंगे, जो कि इंश्योरेंस क्लेम में आपको वो नहीं मिलेगा, वो आपको अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे। और जब आपका कोरोना टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही आपको जो है इस वार्ड से कहीं दूसरे वार्ड में शिफ्ट करेंगे। तब मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, आप जिस बात की बात कर रहे हैं वो आइसोलेशन की बात है। मैं जानता हूं कि कोरोना पेशेंट या सस्पेक्टेड कोरोना पेशेंट को जो है आइसोलेशन में रखा जाता है, ना कि ICU में। ICU और आइसोलेशन दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं ICU का पेशेंट नहीं हूं, मैं आइसोलेशन का एक पेशेंट हो सकता हूं, लेकिन आप मुझे ICU में ज़बरदस्ती रख रहे हैं। मैं जो इमरजेंसी डॉक्टर था वो बहुत ज़्यादा बोल रहा था कि तुरंत ही अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, इमरजेंसी केस है, स्टोन का केस है, अपेंडिक्स का केस है। इस तरीके से हमें बहुत ही ज़्यादा भयानक माहौल हमारे साथ में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था और जिसके डर में आकर हमने एडमिट होने का फ़ैसला किया था। और लेकिन ताज्जुब की बात देखिए कि सुबह 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए और 10 बजे तक मेरा कोई अल्ट्रासाउंड उन्होंने नहीं किया। तब मैंने वहीं पर जो स्टाफ था उससे पूछा कि मेरा अल्ट्रासाउंड कब होगा। मैंने कई बार बोला उनसे कि मेरा अल्ट्रासाउंड कब होगा, तो उन्होंने बोला कि जब तक आपकी कोरोना की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक आपका अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता है। साथियों, मेरे दिमाग की नसें फिर से हिल गई
क्योंकि कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आने में 1 दिन का वक्त लगेगा या 2 दिन का वक्त लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये हॉस्पिटल मुझसे इसके जो रूम चार्ज है और दूसरे जो ट्रीटमेंट मुझे देगा ये बगैर बात के, उनका सबका ये चार्ज करेगा। और ये सब जो मेरे से जो उन्होंने 15,000 रुपये जमा करने की जो बात कही थी, मुझे सीधा सीधा ऐसा लगने लगा कि ये 15,000 रुपये मुझसे लूट के रहेंगे, मुझे कुछ भी उनमें से वापस नहीं मिलेगा। ऐसी इन्होंने जो है स्थितियाँ पैदा कर रखी हैं। तो साथियों, जब मैंने उनको कहा कि मेरा जो केस है वो आईसीयू का नहीं है, मेरा केस आइसोलेशन का है, और जब मुझे लगा कि ये लोग मुझे लूटने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैंने अपने अटेंडेंट से कहा कि आप मुझे यहाँ से छुट्टी करा लीजिए, मुझे कोई इलाज नहीं कराना है। जब मेरे अटेंडेंट ने उनको कहा कि आप छुट्टी कर दीजिए मेरे पेशेंट की और हमें कोई इलाज आगे नहीं कराना है, तो उन्होंने एक प्रोविजनल बिल बना के हाथ में थमा दिया, जो कि 20,300 रुपये के आसपास था। साथियों, मैं उसमें देखकर दंग रह गया कि आईसीयू रूम का चार्ज 10,500 रुपये पर डे का था। जो डॉक्टर मुझे विजिट करने आया था, जो इमरजेंसी डॉक्टर जो विजिट करने आया था, मुझे एक ही बार देखने आया था रात को, उसके चार्जेस 2,200 रुपये थे। उसके अलावा जो है अन्य टेस्ट वगैरह थे, उसमें लगाकर सारा मिलाकर उन्होंने हमसे 20,000 रुपये मांगे। तब साथियों मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर एडमिट होकर जो 24 घंटे की जो क्राइटेरिया होता है एडमिट होने का, उसको पूरा किया जाए, और जो ट्रीटमेंट होना है, जो अल्ट्रासाउंड वगैरह होना है, उसको भी करा लिया जाए। साथियों, हमने जो है फिर दोबारा से वहीं पर रहकर इलाज कराने का निर्णय किया। इसके बाद उन्होंने तुरंत ही, कोरोना रिपोर्ट मेरी नहीं आई थी तब भी उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड कर दिया, एक्सरे भी कर लिया मेरा, और अगले दिन मेरी 12 बजे के आसपास कोरोना रिपोर्ट आई। उससे पहले अल्ट्रासाउंड में सब कुछ क्लियर हो गया कि मुझे कुछ भी नहीं था, ना कहीं पर स्टोन था, ना कोई अपेंडिक्स का सिम्टम था। तो इस प्रकार से साथियों डॉक्टर ने इतना सारा ताम झाम बना के रख दिया। और साथियों, जब मुझे वहाँ से छुट्टी मिली तो आप सुनकर फिर से दंग रह जाएंगे कि जब प्रोविजनल बिल उन्होंने मुझे दिया था तो आईसीयू का चार्ज उन्होंने 10,500 रुपये लगाया था, और जब उन्होंने फाइनल बिल अप्रूवल के लिए मेरे इंश्योरेंस कंपनी को भेजा तो उसमें आईसीयू का चार्ज उन्होंने 6,000 रुपये पर डे के हिसाब से लगाया। साथियों, जो 2,200 रुपये का चार्ज जो आप रात को जो इमरजेंसी डॉक्टर मुझे देखने आया था, उसका जो विजिट चार्ज जो है 2,200 रुपये लगाया था प्रोविजनल बिल में, वही जब फाइनल बिल में उन्होंने जो कंपनी को अप्रूवल के लिए भेजा, उसमें वो चार्ज 600 रुपये का है। साथियों, इसके अलावा साथियों बहुत ही छोटी मोटी ऐसी चीज़ें हैं, टेस्ट वगैरह हैं, जिसमें कि रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। साथियों, इतना ही नहीं, जब हॉस्पिटल से हमने कहा कि आपके पास इसके कोरोना वायरस की महामारी के रिगार्डिंग इस दौरान कोई आपको सरकार से कोई गाइडलाइन आई हो कि आपने ये 2,000 रुपये एडिशनल अमाउंट ले रहे हैं, कोरोना टेस्ट के आप पैसे जो ले रहे हैं, 800 रुपये एडिशनल रूम अमाउंट ले रहे हैं, आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा, ऐसी कोई गाइडलाइन आपको सरकार से मिली है? साथ ही उन्होंने साफ साफ बना कर दिया कि सरकार से हमें ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी ने तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं बताया है कि आपको कोई ऐसा एडिशनल अमाउंट इस दौरान देना पड़ेगा। तो आपके पास अगर कोई गाइडलाइन या कोई मैसेज आपके पास आया है तो वो हमें दिखाइए। हॉस्पिटल ने उसको दिखाने से साफ इनकार कर दिया, बोला कि ऐसी कोई गाइडलाइन इशू नहीं हुई है। हॉस्पिटल ने फाइनल बिल अप्रूवल के लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजा तो उसमें मेरे अटेंडेंट के साइन नहीं थे, बल्कि मेरे अटेंडेंट के फोर्स्ड साइन करके, जाली हस्ताक्षर करके उन्होंने अप्रूवल के लिए बिल भेज दिया। हॉस्पिटल का दुस्साहस देखिए कि जाली हस्ताक्षर करने तक का हॉस्पिटल को डर नहीं है। हॉस्पिटल को इस बात का बिल्कुल डर नहीं है कि बिना सरकार की किसी गाइडलाइन के जारी किए, बिना इरडा की किसी गाइडलाइन के जारी किए मेडिक्लेम इंश्योरेंस होल्डर्स से ले रहे हैं, उनके अंदर इस बात का बिल्कुल भी ज़रा सा भी भय नहीं है। और हम साथियों जानते हैं कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, और दिल्ली गवर्नमेंट जब चाहे इनके ऊपर किसी भी प्रकार का डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है। लेकिन साथियों, इन्हें ना तो सरकार का भय है, ना किसी डिसिप्लिनरी एक्शन का भय है, ना इरडा का भय है, ना इन्हें जो है जनता की साथ कोई सहानुभूति है, ना इस देश के साथ, इस देश के विकास के साथ, इस देश के लोगों के दुख दर्द के साथ किसी भी प्रकार की सहानुभूति है। इनका अगर कोई मकसद है तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे वो लोगों की जान लेकर ही क्यों ना कमाएं। साथियों, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि ये जो दिल्ली गवर्नमेंट है इसके कानों में ये बात पहुंचे, और हमें देखना यह है कि क्या दिल्ली सरकार इस मामले में कोई एक्शन लेगी, क्या इस हॉस्पिटल के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी।
दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत सारे अस्पतालों को फ्री में ज़मीन दी है और उसके बदले उन्होंने अस्पतालों को सिर्फ इतना कहा है कि आप EWS कैटेगरी के पेशेंट्स को फ्री में 25% बिस्तर मुहैया कराएंगे, 25% पेशेंट्स को आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मुहैया कराएंगे। लेकिन साथियों, हम देखते हैं कि लगातार जो अस्पताल हैं इन बातों का उल्लंघन करते हैं, उनके बेड खाली पड़े रहते हैं, लेकिन जो पेशेंट वहाँ उनकी फ़ीस नहीं दे पाता है उनको वो अपने आप से उनको जबकि लेके आना चाहिए EWS कैटेगरी के बेड के ऊपर, लेकिन वो अपने आप लाना तो छोड़िए, जब उनसे पेशेंट जिरह करता है, बहस करता है, सारी कानूनों का नियमों का हवाला देता है, तब भी वो उसको उस बेड पर नहीं लेकर आते हैं, उससे तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट मांगते हैं। जबकि साथियों, जो 25% बेड हैं वो उन लोगों के लिए अपने आप से बिना किसी एफिडेविट के, बिना किसी सर्टिफिकेट के स्वतः ही अवेलेबल हो जाने चाहिए। कोई व्यक्ति हॉस्पिटल की पेमेंट करने में सक्षम नहीं है, वो तुरंत ही उसको वो बेड अप्लाई हो जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में जो 25% ये जो बेड हैं EWS कैटेगरी के लिए वो खाली पड़े होते हैं, या फिर उन बेड्स को उन लोगों को दिया जाता है जो उनको पैसे दे देते हैं, या फिर जो बड़ी अप्रोच लगा कर आते हैं, या फिर ऊंचे लोगों तक जिनकी बात है, सरकार में बैठे हुए लोगों तक उनकी बात है, ऐसे लोगों को वो बेड मुहैया करा दिए जाते हैं। लेकिन आम नागरिक को, जिसको की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनको ये बेड कभी भी मुहैया नहीं कराए जाते हैं। और सबसे बड़ा ब्लंडर आप देखिए कि दिल्ली सरकार को, जबकि ये एक अभियान के तहत झुग्गी बस्तियों में जाकर इस बात का अभियान चलाना चाहिए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनको उन्होंने जो है ज़मीन मुहैया कराई है फ्री में या बहुत नाम मात्र के पैसों में, तो उनके लिए जो झुग्गी बस्ती के लोग हैं, जो कि बिल्कुल सबसे पहले इस जो 25% जो बेड हैं इनके लिए सबसे पहले वो हकदार हैं इन बेड्स के लिए, तो उनके बीच में जाकर ये अभियान चलाना चाहिए। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट वो इस तरह का कोई भी अभियान नहीं चलाते हैं। इससे तो सिर्फ एक ही बात साबित होती है साथियों कि दिल्ली सरकार इन हॉस्पिटल्स के साथ में साठ-गांठ करके एक बहुत बड़ा काला गोरख धंधा इस देश में चला रहे हैं। साथियों, अब देखिए, एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ने के लिए संगठित होकर प्रयास कर रहा है, पूरा देश बेरोजगारी की चपेट में लगभग आ चुका है, भुखमरी की चपेट में लाखों करोड़ों लोग आ चुके हैं। ऐसे में यदि कोई देश का ही नागरिक और देश के दूसरे नागरिकों पर अत्याचार करे, उनसे लूट खसोट करे, उनको एक्सप्लॉइट करे, उनका शोषण करे, तो इसको आप क्या कहेंगे? क्या आप कह सकते हैं कि वो देशभक्त है? और यदि ऐसे में कोई व्यक्ति अगर देशभक्त नहीं है और देश हित के विरुद्ध काम कर रहा है, देश के नागरिकों के हितों के विरुद्ध काम कर रहा है, तो क्या वो देशद्रोही नहीं है? तो साथियों, हमारा मकसद ये है कि हम इस काले गोरख धंधे की पोल खोलें, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, और इसके खिलाफ जो हम आवाज़ उठा रहे हैं उसमें हमें कामयाबी जभी मिलेगी जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप फैलाएंगे। और जब दिल्ली की सरकार, की केजरीवाल जी की सरकार है, उसमें वे लगातार दावा करते रहते हैं कि ईमानदार मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, हमें तो अभी तक ऐसा कुछ दर्शन नहीं हो रहा है। और जो मैंने आपको बात बताई है, जो घटना बताई है, उससे तो उनकी ईमानदारी का प्रदर्शन नहीं होता है, बल्कि उनकी बेईमानी का ही प्रदर्शन हो रहा है। तो साथियों, हम चाहते हैं कि चलो, आप अपने आप से कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं तो हमारे कहने के बाद तो कुछ एक्शन लीजिए। अगर हमारे कहने के बाद भी कुछ एक्शन ले लेते हैं, तब भी कम से कम इस देश के नागरिकों को एक सहूलियत मिलेगी कि चलो हम आवाज़ उठाएं तो हमारी आवाज़ सुनी जा सकेगी। तो साथियों, मैं आपसे फिर से उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दिल्ली सरकार के कानों में इस घटना की गूंज सुनाई दे और इस पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन, सख्त एक्शन हो, ताकि दूसरे अस्पतालों को भी सबक मिले और जो अन्य लोग हैं जिनको ये सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही है, या जो कैशलेस पॉलिसी लेकर भी हज़ारों रुपए वहाँ पर खर्च करने के लिए मजबूर हैं, उन लोगों को सहूलियत मिलेगी, उन लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी इस वीडियो से और सरकार के एक्शन से। इसी साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार साथियों।